गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है, दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड है वो, एक माइक्रो और एक मैक्रो। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच आर कंट्रोलेबल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स दे आर नॉट कंट्रोलेबल, यानी कि अनकंट्रोलेबल। तो हम देखेंगे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट। उसमें क्या आता है? वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल। तो पहला है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी एक इमेज तैयार करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी अपनी वो इमेज बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं, जो कि ये जो फैक्टर है उन पे उनका सेल्फ कंट्रोल रहता है। अपनी इमेज बनाना, अपनी इमेज को कैसे रखना, किस लेवल तक पहुंचाना, ये एक इंटरनल एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। देन सेकंड पॉइंट है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स तैयार करता है, किस प्रकार से हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं ताकि हम अपना वर्क उस हिसाब से कर सकें, अपने एम्प्लॉयज़ को वैसे अपॉइंट कर सके, वैसे वर्कर को रख सके, वैसे लेबर्स को रख सके, वैसी मशीनरीज़ को ला सके। दैन थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करता है कि हमारा वर्क कैसा होना चाहिए, किस लेवल पे होना चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कैसा वर्क किस एम्प्लॉय को दिया जाएगा, हर किसकी एफिशिएंसी चेक करना, हर किसकी कैपेबिलिटी को चेक करना, ऐसे। देन कॉर्पोरेट कल्चर, जैसे कि हम देखते हैं कि हर किसका अलग अलग कल्चर रहता है, हर इंसान अलग अलग कल्चर को अपनाता है, हर इसका अपना अलग अलग कल्चर रहता है। वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी अपना एक प्रॉपर कल्चर तैयार करता है, जो कि वो पहले से इन्फॉर्म कर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को, डायरेक्टर्स को कि हमारा ऐसा कल्चर है, तो वो भी ऐसे ही कल्चर्स को अपना के चलते हैं। जैसे कि बाहर देखते हैं हम, कोई साड़ी पहनता है, कोई सलवार सूट पहनता है, तो वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने प्रॉपर कल्चर तैयार किए जाते हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पे जो वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो इस कल्चर को अपनाते हैं और इस हिसाब से फॉलो करके पॉलिसी स्ट्रेटजीज तैयार की जाती है। देन है क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है मैन पावर, यानी कि कौन कौन से एम्प्लॉय को हमें अपॉइंट करना है, कौन क्वालिटी में बहुत अच्छा है, कौन क्वालिटी में बहुत कम है, किसको ट्रेन करना पड़ेगा, किसको क्या करना पड़ेगा। तो ये सब बातें इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में आती है। देन है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन का मतलब होता है कि अलग अलग लेबर को अपॉइंट करना, जो हमारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सुटेबल है, लेबर जो ये काम कर सकता है या कैपेबल है, इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो उसको रखना, उसको अपॉइंट करना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। देन फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल, इसका मतलब है मशीनरीज़। अपने ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरीज़ को लाना, नई नई मशीनरीज़ को लाना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन करना, मशीनरीज़ में कौन कौन से चेंजेस ला के अपने प्रोडक्ट में नए नए चेंजेस करना, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। इट मीन्स ऑल दीज सिस्टम्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन अभी हम आएंगे, कम टू द पॉइंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है, वो फैक्टर्स आते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल रहते हैं। उसमें है फर्स्ट माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट अभी हम देखेंगे। द माइक्रो इन्वायरमेंट आर दोज फैक्टर्स विच आर वो फैक्टर्स रहते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल रहते हैं। उसमें आता है एक सप्लायर ऑफ इनपुट, कस्टमर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरेंस एंड कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक्स। देन अभी हम इसको देखेंगे फुल्ली डिटेल में। फर्स्ट है इसका पॉइंट सप्लायर। जो सप्लायर ऑफ इनपुट है, जो सप्लायर है, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है माइक्रो इन्वायरमेंट में। हु सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स एंड मशीन टू द कंपनी, जो कि हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, मशीन प्रोवाइड करता है। और इफ़ द सप्लायर आर रिलायबल, अगर सप्लायर माल देने में रिलायबल है, देन देयर इज़ नो नीड टू कीप हैवी स्टॉक। समझ में आ गया। देन है कस्टमर। तो कस्टमर इट इज़ अ मेन बैकबोन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर की हर नीड्स को, प्रेफरेंस को ध्यान में रख के हमें हर काम करना पड़ता है। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे माइक्रो लेवल पे वो कस्टमर्स को देखेंगे जो कि उनके पास जमे हुए कस्टमर है। जैसे कि बोलेंगे हम कि अगर हमें स्टडी करनी है माइक्रो इन्वायरमेंट में, तो हम, जैसे हम नागपुर में रहते हैं, तो हम नागपुर
के ही कस्टमर्स को ध्यान में रखेंगे, उनकी ही डिमांड को ध्यान में रखेंगे, ना कि हम अदर कंट्री की कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखेंगे। देन आपको समझ में आ गया कि कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखना और वैसा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। देन थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग इंटरमीडियरी। द मार्केटिंग इंटरमीडियरी का मतलब होता है द पर्सन हु वर्क्स बिटवीन द बायर एंड सेलर। मार्केटिंग इंटरमीडियरी का मतलब हो गया जो एक व्यक्ति जो इन दोनों के बीच में काम करता है। जैसे कि अगर हम किसी शॉप से माल परचेज़ करते हैं तो वो भी किसी और से माल परचेज़ कर चुका होता है और हमें वो सेकंड पर्सन बन के हमें वो माल प्रोवाइड करता है, तो इसे हम कहेंगे मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। देन फोर्थ है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत रहते हैं। अगर हम साड़ी सेल कर रहे हैं तो हमारे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो सेम ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से बनाना ताकि हम अपने प्रोडक्ट की अच्छे से डिमांड बढ़ा सकें और कस्टमर तक पहुंचा सकें। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल मार्केट। आज जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल मार्केट बन गया है। ट्रेमेंडस कॉम्पिटिटर्स उसमें एग्जिस्ट है आज। सो देयर आर बिजनेस एंटिटीज़ दैट मैन्युफैक्चर सिमिलर प्रोडक्ट। आज बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज़ हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बट हमारा कंट्रोल नहीं रहता इन सब बातों पे, लेकिन हमें ध्यान में रखना, इनकी स्टडी करना बहुत ही मस्ट है। पब्लिक्स का मतलब होता है पॉपुलेशन। हम यहाँ पे वो पब्लिक की स्टडी करेंगे जो जहाँ पे जिस एरिया में हम हैं, जिस एरिया में हम वर्क कर रहे हैं, हम वहाँ की ही पॉपुलेशन को ध्यान में रखेंगे, ना कि अदर कंट्रीज़ की, ना कि अदर देश की, ना कि अदर फॉरेन कंट्रीज़ की। तो ये रहता है माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी कि अपनी जहाँ जिस सीमित एरिया तक की स्टडी करके इन सब बातों का ध्यान रखना। अब यह है मैक्रो इन्वायरमेंट। अब मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या रहता है, यह लार्जर रहता है बहुत ही। द मैक्रो इन्वायरमेंट इज़ द लार्जर अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑल द इन्वायरमेंट्स। बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं जो कि इन्वायरमेंट को वो अफेक्ट करते हैं। उसमें का फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसे कि हम देखेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द मैक्रो लेवल पैटर्न रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Some of the important factors and influences operating in economic environment are। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग है, 5 ईयर प्लानिंग रहती है, एनुअल बजट्स बनाए जाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रहती है जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ये जो रहती है इन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। सो ये सब पॉलिसीज़ को, ये सब स्ट्रैटेजीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना पड़ता है। देन सेकंड है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल लीगल में क्या आता है, पॉलिटिकल में आता है बहुत सारी जो पॉलिटिक्स वहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। बहुत सारी पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रेगुलेशंस है जो लागू किए जाते हैं। सो हमें जब प्रोडक्ट तैयार करते हैं हम, तो उन सब पॉलिसीज़ को या लीगल बातों को या लीगल जो कानून या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। दैन थर्ड है टेक्नोलॉजिकल मतलब बहुत सारी टेक्निक्स में चेंजेस आना, बहुत सारे ट्रेंड्स आना, न्यू मशीनरीज़ आना मार्केट में, नए नए कॉम्पिटिटर्स आना। तो ये सब बातों का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है जब हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, जब हम अपने नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, नया कोई इन्वेंशन करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एब्सोलेंस रहता है, कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम कोई बिज़नेस बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो जैसे कि माइक्रो में हम अपनी एरिया का ही सीमित स्टडी करते हैं, इसमें सीमित स्टडी नहीं होती है, इसमें ग्लोबल लेवल पे स्टडी की जाती है। देन फोर्थ है ग्लोबल। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि ग्लोबल लेवल पे स्टडी करना मतलब कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तब हमें पूरे ग्लोबल लेवल पे ऑल सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ता है। देन है अभी सोशियो कल्चर का मतलब होता है कि कल्चर जो है टाइम पे नए नए कल्चर ट्रेडिशंस आते ही रहते हैं। सो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रोडक्शन करें, हम अपना माल को प्रोड्यूस करें,
हम अपने माल को वैसे प्रोड्यूस करें जैसे जैसे कल्चर चेंज होते जाते हैं, जैसे कि कंजम्पशन हैबिट ऑफ पीपल है, देयर लैंग्वेजेस है, बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, एजुकेशन है, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेस। दीज फैक्टर्स जैसे कि डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक में क्या आता है, पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक फिक्स नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। देन है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर हर किसका अलग अलग रहता है। एजुकेशन लेवल, सबकी एजुकेशन अलग अलग रहती है, कोई हाई लेवल की एजुकेशन ऑन करता है तो कोई लो लेवल की एजुकेशन ऑन करता है, सबके एजुकेशन लेवल में डिफरेंसेस आते हैं, तो इस हिसाब से हमें प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ता है। अवेयरनेस एंड वर्क एथिक्स, अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन कल्चर्स के बारे में। बिलीव्स, हर किसकी श्रद्धा अलग अलग रहती है, वैल्यू सिस्टम्स अलग अलग रहते हैं। लोकल फेस्टिवल्स, हमारे फेस्टिवल्स के हिसाब से हमें सारे काम करने पड़ते हैं, हर टाइम पे अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस लाने पड़ते हैं। अगर अभी दिवाली आ रही तो उस हिसाब से हमें अपने कपड़े तैयार करने पड़ते हैं या अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना पड़ता है। अभी होली आ रही है या अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो ये सब जो सारे हैं, अभी जैसे रक्षाबंधन आता है तो उस तरीके से हमें अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ों को हमें सोशो कल्चर एनवायरनमेंट में ध्यान में रखना पड़ता है। देन डेमोग्राफिक में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो पॉपुलेशन है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। सेक्स, इस पर भी हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है। देन नेचुरल चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि हम जो भी प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट, तो नेचुरल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अभी ठंड है तो ठंड के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, अभी गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, बारिश है तो बारिश के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। देन है इकोलॉजिकल, अगर जो भी हम प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट पे गलत इफ़ेक्ट ना पड़े। ये सब सारी चीज़ों का यानी पल्यूटेड ना हो हमारी एरिया, उस हिसाब से हमें अपना प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अब मैंने जो आपको एक्सप्लेन की अभी, जैसे कि इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो में ये सब सारी चीज़ें, मैक्रो में ये सब सारी चीज़ें जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी होंगी। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, अभी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बाद में देखेंगे।